Good morning, students. I welcome you all in today's class. Today I will going to start reproduction in organism. This is the first chapter of class 12th and unit 6. आप ऑलरेडी जानते हैं कि यूनिट 6 का यह पहला लेसन है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. इस यूनिट में टोटल 4 चैप्टर है और ऑन कंप्लीशन ऑफ दीज 4 चैप्टर्स 14 मार्क्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हो जाएगा. आप समझ रहे होंगे कि ऑल द टॉपिक्स ऑफ दीज चैप्टर्स और द चैप्टर्स ऑफ यूनिट 1 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. क्योंकि आपको एग्जाम देना है और एग्जामिनेशन में मार्क्स ओरिएंटेड ही हम लोग को पढ़ाई करनी है. सिर्फ वही हम लोग पढ़ें यहाँ जो 12th एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हमारे लिए होगा. चलिए हम लोग ब्रॉडली पहले देख लें कि इस लेसन में हम लोग कवर क्या क्या करेंगे. आपको पढ़ना क्या क्या है उस बात को हम लोग पहले इसमें ब्रॉडली देख लेते हैं. कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ जानेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. एंड मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में आप जानेंगे, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि देयर आर 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. Asexual and sexual mode of reproduction. In asexual reproduction, we have to read about its many types. Types of asexual reproduction like budding, fission. Fission में भी आप जानते हैं कि दो टाइप का आपको पढ़ना है, मल्टीपल फिजन एंड बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एटसेट्रा एटसेट्रा. इट डिपेंड्स अपॉन द हैबिटेट एंड नेचर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म कि उसमें कैसा रिप्रोडक्शन है. सभी रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग डिटेल से 1 बाय 1 पढ़ेंगे. अभी बस आपको नाम बस समझ लेना है कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या. उसके बाद फिर हम लोग आएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पढ़ना है इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. व्हाट आर द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड ब्रॉडली हम लोग देखेंगे कि इसमें 3 इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. आप जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है ड्यू टू द फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट. दिस वन इज द मेजर और मेन इवेंट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन. एंड द इवेंट बिफोर फर्टिलाइजेशन इज नोन बाय प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. प्री मीन्स पहले, फर्टिलाइजेशन सबसे मेन इवेंट है. तो फर्टिलाइजेशन से जो पहले इवेंट होगा, जो घटना पहले होगा, उसको हम लोग किस नाम से बोले, प्री फर्टिलाइजेशन. एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो इवेंट है उसको स्टूडेंट हम लोग बोलेंगे क्या, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. तो ब्रॉडली हमको 3 इवेंट पढ़ना है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. फिर हम लोग जानेंगे कि फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. प्लांट में आप पढ़ेंगे कि फ्रूट्स बनेंगे और फिर फ्रूट के अंदर में आपको सीड दिखाई देगा, मैच्योर ओवरी और फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइज्ड ओवरी बना देगा आपको फ्रूट एंड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल बनाएगा सीड. तो सीड एंड फ्रूट के बारे में पढ़ना है. और फर्स्ट लेसन में यहाँ तक हम लोग कंप्लीट करेंगे तो फर्स्ट लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा. चलिए थोड़ा सा इसके बारे में आज हम लोग इनिशिएट कर दें, शुरुआत कर लेते हैं इस चैप्टर का. इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना है वह है लाइफ स्पैन के बारे में. व्हाट इज लाइफ स्पैन. बहुत ही छोटा टॉपिक है और बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है इसका. लाइफ स्पैन जो हिंदी वाले बच्चे हैं वह भी याद रखें, जीवन काल, लाइफ स्पैन. The period from birth to natural death is known as what? Life span. Birth to natural death. स्टूडेंट यह पॉइंट मेंशन जरूर करेंगे. नेचुरल डेथ, नेचुरल इसलिए लिखना आवश्यक है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक्सीडेंटल डेथ भी होता है, उसको हम लोग लाइफ स्पैन नहीं कंसीडर कर सकते हैं. जैसे ह्यूमन का लाइफ स्पैन अबाउट 70 ईयर्स, मतलब जन्म के बाद से ऑन एन एवरेज जितना दिन एग्जिस्ट करेगा, उसका जितना सस्टेनेंस होता है लाइफ का, जन्म से लेके मृत्यु तक का समय, वास्तविक मृत्यु मतलब जो प्राकृतिक मृत्यु हो, नेचुरल डेथ, उस पीरियड को हम लोग बोलेंगे क्या, लाइफ स्पैन. यहाँ पे एग्जाम्पल थोड़ा सा मेंशन हम करते हैं, उसको देखिए. लाइफ स्पैन अगर हम लोग मेंशन करें पैरोट का, तो पैरोट हैज ए लाइफ स्पैन ऑफ अबाउट 140 ईयर्स. 140 ईयर्स. इन सम बुक आप देख पाएंगे 144 ईयर्स, 144 ईयर्स. दोनों डेटा ठीक है. एनसीईआरटी सजेस्ट करता है 140 ईयर्स, इसीलिए आपको यह याद रखना है. पैरोट हैज ए लाइफ स्पैन ऑफ 140 ईयर्स. अगर हम लोग एग्जाम्पल दूसरे लिए क्रो का, क्रो हैज ए लाइफ स्पैन ऑफ 15 ईयर्स. जो कौवा है, क्रो है, उसके पास उसकी जो जीवन है वो 15 वर्षों की होती है, 15 सालों का.
इस एग्जाम्पल से आप क्या कंसीडर कर सकते हैं कि पैरोट और क्रो का अगर आप शेप एंड साइज को मेंशन करें, इस बात पर आप ध्यान दें कि शेप एंड साइज क्या है, उसका कैसा है, तो आप देखते हैं कि बोथ या पैरोट एंड क्रो इक्वल शेप एंड साइज के हैं। शेप एंड साइज दोनों का लगभग बराबर है, आइडेंटिकल नहीं बोल रहे हैं, सिमिलर, दे हैव सिमिलर शेप एंड साइज, but you can see that there is remarkable gap between the lifespan of these two. What makes parrot to live longer and what makes the crow to live a short lifespan? एक कौवा बहुत कम दिनों के लिए जीवित है, जबकि एक पैरोट आप देखते हैं कि उसका लाइफ स्पैन 140 ईयर्स है। ह्यूमन के लाइफ स्पैन का 2 टाइम्स। इसको इस ट्रिक से भी याद रखा जा सकता है। वैसे आप लोग स्मार्ट स्टूडेंट हैं, जरूर से ये याद कर लेंगे। तो पैरोट का लाइफ स्पैन 140 ईयर्स एंड क्रो का 15 ईयर्स। यहाँ एक हम पहले क्वेश्चन आपसे पूछ देते हैं। यहाँ बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? डज लाइफ स्पैन डिपेंड अपॉन शेप और साइज? योर आंसर विल बी नो। लाइफ स्पैन डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज। सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ, नेम द फैक्टर ऑन विच लाइफ स्पैन डिपेंड। लाइफ स्पैन किस पर डिपेंड करता है? मोस्टली अगर हम लोग बात करें तो लाइफ स्पैन डिपेंड्स अपॉन इन्वायरमेंट, हैबिटेट, अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक सनलाइट, एयर, क्वालिटी ऑफ एयर, एटसेट्रा एटसेट्रा, एक्सरसाइज, लाइफ स्टाइल। दीज आर ऑल फैक्टर्स which determine the life span, life efficiency। लेकिन यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वह यह नहीं होगा। यहाँ पर आंसर हम लोग लिखेंगे लाइफ स्पैन ओनली डिपेंड्स अपॉन द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट्स इस पॉइंट को आप एकदम दिमाग में मेंशन रखेंगे। लाइफ स्पैन डिपेंड अपॉन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स व्हाट? इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द जेनेटिक मेकओवर। किस तरह से वो शरीर बना हुआ है। कौवा में और पैरोट में यह जो लाइफ स्पैन का आप डिफरेंस देखते हैं, इसका कारण वही है। फिर हम लोग यहाँ चर्चा किए, क्या मेंशन में यहाँ आया है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं बर्थ के बाद डेथ उनका निश्चित है, श्योर है। मतलब ऑल ऑर्गेनिज्म्स आर मॉर्टल। मॉर्टल मीन्स कि मरना उनका तय है, निश्चित है। ऑल ऑर्गेनिज्म्स आर मॉर्टल एक्सेप्ट यूनिसेलुलर। I mention it on the board. All organisms are mortal. जितने भी लाइफ है, जो भी ऑर्गेनिम्स है, all organisms are mortal. Mortal means स्टूडेंट मरणशील। मतलब क्या? आप यहाँ ये देखिए, एक्सेप्ट यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर को छोड़ दिया जाए तो जितने भी हैं सभी मॉर्टल है। इन अदर वर्ड यू कैन से दैट यूनिसेलुलर्स आर इमोर्टल। यूनिसेलुलर्स आर इमोर्टल while other organisms except unicellular are mortal। यूनिसेलुलर को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म्स है और आर mortal while unicellular are immortal। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आप बोर्ड पर देख रहे होंगे। यहाँ जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, why unicellular are immortal। यूनिसेलुलर्स इमोर्टल क्यों हैं? इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर लेते हैं हम लोग और कंक्लूड करेंगे आज का क्लास। चूंकि यह इंट्रोडक्शन है और यहाँ से फिर हम लोग टॉपिक वाइज डील करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर क्या देंगे? जो क्वेश्चन आपका था उसका हम लोग आंसर क्या बनाएंगे कि ऑल माइक्रोब्स या ऑल यूनिसेलुलर, माइक्रोब्स नहीं कहिएगा, ऑल यूनिसेलुलर्स जितने हैं, दे डू नॉट ग्रो ओल्ड एंड डाई। ये दोनों टर्म, ना तो वो बूढ़े होते हैं और ना मरते हैं। दैट्स वाई दे आर नोन एज इमोर्टल। यह कैसे होता है? कैसे वो बूढ़े नहीं होते और मरते हैं? हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा बर्थ हुआ और बर्थ के बाद फिर आप देखते हैं कि आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ। ग्रोथ लिख देते हैं, ओनली यहाँ मेंशन करते हैं। फिर आप फाइनली कैपेबल हो जाते हैं फॉर द रिप्रोडक्शन। और फाइनली फिर एज आने के बाद सेनेसेंट फेज आप पढ़ेंगे। यू विल लर्न अबाउट सेनेसेंट फेज, फेजेज ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में हम लोग वो भी कवर करेंगे। व्हाट आर द फेजेज ऑफ लाइफ? जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेज। एंड रिप्रोडक्शन के बाद फिर फाइनली होगा क्या? डेथ। यही तो कहलाता है लाइफ साइकिल। जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब में यही लाइफ साइकिल है कि जन्म हुआ, बर्थ के बाद ग्रोथ, ग्रोथ के बाद रिप्रोडक्शन एंड फाइनली डेथ।
अगर आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखें एक एग्जाम्पल के द्वारा, जैसे हम लोग यहाँ पर मेंशन किए डायग्राम, रफ डायग्राम है अमीबा का। यहाँ आप क्या देखते हैं कि यह अमीबा जब मैच्योर हो जाए, फुली मैच्योर हो जाए, इट विल डिवाइड टू फॉर्म 2 डॉटर अमीबा, 2 डॉटर सेल्स, 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, एक समान 2 डॉटर सेल बनाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के द्वारा 1 से 2 सेल बना देगा। आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि मैच्योरिटी के बाद जब यह मैच्योर हो गया, यहाँ हम दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या देखते हैं कि जैसे ही ग्रोथ हुआ, मैच्योर हुआ, फिर फाइनली वह सेनेसेंस में जाता है, सेनेसेंट फेज में, बुढ़ापा, दे ग्रो ओल्ड, बट यूनिसेलुलर दे डू नॉट ग्रो ओल्ड, यह पुराने नहीं होते हैं, बूढ़े नहीं होते, एंड डाई। यही वजह है कि यह पुराना नहीं होगा, जैसे ही मैच्योर हुआ यह स्प्लिट करके 2 सेल बना दिया। अगर आप यहाँ देखें तो आप क्या ऑब्जर्व कर पाएंगे कि यही अमीबा है जिससे 2 अमीबा बन गया। क्या यह इसकी डेथ हुई? योर आंसर विल बी नो, इसकी डेथ नहीं हुई है। तो आप यहाँ से यह याद रखेंगे। आज का यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था, इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग कवर किए कि हमको पढ़ना क्या है। कल से हम लोग डे बाय डे करके आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे। आप देखते रहिए और अपने अंडरस्टैंडिंग को बिल्ट अप करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।